चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एएम रिसीवर्स। क्लियर। एएम रिसीवर्स दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला होता है टीआरएफ मतलब ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, दूसरा होता है आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। क्लियर। इन पूरे दोनों रिसीवर्स को समझने से पहले हम कुछ एएम स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को एएम सिग्नल ट्रांसमिट करना है या एएम सिग्नल को रिसीव करना है तो उसको एक पर्टिकुलर बैंड अलॉट किया जाता है। क्लियर। वो बैंड एग्जिस्ट करता है, एएम बैंड 540 किलो हर्ट्ज से चालू होता है और 1650 किलो हर्ट्ज तक एग्जिस्ट करता है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 540 किलो हर्ट्ज से चालू होता है और 1650 किलो हर्ट्ज तक एग्जिस्ट करता है। क्लियर। इस बीच इस एएम बैंड की कुछ ना कुछ, हर एक सिग्नल को जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ होती है। तो एएम की जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बैंडविड्थ होती है आपकी 10 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ होती है। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ स्पेसिफाई कर दूँ, अगर आप एएम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और अगर आपकी बैंडविड्थ लेस देन 10 किलो हर्ट्ज कभी हो जाती है तो आपका सिग्नल डिस्ट्रॉट कर देगा, है ना। इसके अंदर डिस्ट्रॉशन ऑकर हो जाएगा, है ना। सिग्नल का रिप्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर आपकी बैंडविड्थ इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज है तब तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपकी बैंडविड्थ किसी वजह से 10 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की हो जाती है, क्लियर, तो आपके रिसीवर पर दो सिग्नल, दो बैंड एक साथ आ जाएंगे। कहने का मतलब है उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्रॉस टॉक। क्लियर। जो प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी उसको हम बोलेंगे क्रॉस टॉक। क्लियर। तो यहाँ पर भी सिग्नल ढंग से रिसीव नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी सिग्नल रिसीव नहीं हो पाएगा। सिर्फ बैंडविड्थ 10 किलो हर्ट्ज होगी तो ही आपका सिग्नल सही तरीके से रिसीव किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अब हमको ध्यान रखना है, एएम के अंदर एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जो कि आपको मेमोराइज करनी है, वो होती है 455 किलो हर्ट्ज। क्लियर। चलिए, बात ये आती है सब कौन डिसाइड करता है। एक होती है आपकी फेडरल कमिटी फॉर कम्युनिकेशन, FCC, उसके सारे स्टैंडर्ड्स हैं और उसी के स्टैंडर्ड्स पे हम लोग काम करते हैं। क्लियर। चलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रख के हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीआरएफ के बारे में जानकारी लेना। टीआरएफ का मतलब होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। क्लियर। तो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के अंदर सबसे पहले एग्जिस्ट करता है एंटेना। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूं TRF, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। एक एग्जिस्ट करता है आपका एंटेना, एंटेना से सिग्नल आता है आपके एक RF एम्पलीफायर में, RF एम्पलीफायर। क्लियर। RF एम्पलीफायर का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो एम्पलीफाई करे, RF एम्पलीफायर। क्लियर। RF एम्पलीफायर के बाद लगा होता है आपका डीमॉड्यूलेटर। क्लियर। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज सिग्नल को अलग अलग कर देता है। मैसेज सिग्नल क्या होता है हमारा? ऑडियो सिग्नल। तो बट ऑब्वियस है इसके बाद में आपको एक ब्लॉक लगेगा जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कर दे? एम्पलीफाई कर दे। तो आपका हो गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्लियर। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, है ना। एक्चुअली वीक का मतलब है कि इस पूरे सर्किट में हर जगह जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो बस वोल्टेज का हो रहा है। क्लियर। पर अगर आपको किसी स्पीकर को चलाना है तो स्पीकर को ड्राइव करने के लिए वोल्टेज के साथ साथ करंट भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सबसे लास्ट स्टेज में हम लगाते हैं पावर एम्पलीफायर। क्लियर। पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर क्या करता है? वोल्टेज के साथ साथ करंट को भी बूस्ट अप कर देता है ताकि आप आपके स्पीकर को बड़े अच्छे से ड्राइव कर सकें। क्लियर। इन ऑर्डर टू ड्राइव द स्पीकर, स्पीकर को ड्राइव करने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों की ज़रूरत होती है। क्लियर। चलिए, फिर से हम पूरे ब्लॉक डायग्राम को एक नई तरीके से समझते हैं। यहाँ से हमारे सिग्नल आएंगे एंटीना के ऊपर। क्लियर। सारे के सारे चैनल्स का मतलब है मेरा 540 से लेके 1650 किलो हर्ट्ज के सारे चैनल्स ये एंटीना रिसीव करेगा। क्लियर। इस एंटीना ने सारे के सारे चैनल रिसीव करिए।
आरएफ एम्पलीफायर ये डिसाइड करेगा, या हम डिसाइड करवाएंगे आरएफ एम्पलीफायर से कि हम क्या सुनना चाहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है कि 545 किलो हर्ट्ज पर अच्छे गाने आ रहे हैं, तो मैं 545 किलो हर्ट्ज सुनना चाहता हूँ। क्लियर। चलिए, तो मैंने सेंटर फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 545 किलो हर्ट्ज में सुनना चाह रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कोई अच्छा आरजे है एएम पे जो कि 545 किलो हर्ट्ज पे ट्रांजिशन कर रहा है। तो आप देखें एएम की बैंडविड्थ मैंने कितनी बताई थी, एएम की बैंडविड्थ मैंने बताई थी 10 किलो हर्ट्ज। क्लियर, नो प्रॉब्लम सर। 545 किलो हर्ट्ज आप सुनना चाह रहे हैं तो 5 किलो हर्ट्ज इधर और 5 किलो हर्ट्ज इधर आपका स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा 540 से लेके आपका 550 किलो हर्ट्ज तक का आपका स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करेगा, है ना। और सेंटर फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 545 किलो हर्ट्ज। क्लियर। तो बहुत सारे चैनल्स आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, पर मैं 545 किलो हर्ट्ज को सुनना चाहता हूँ। तो आरएफ एम्पलीफायर यहाँ पर ट्यूनिंग का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएफ एम्पलीफायर यहाँ पर ट्यूनिंग सर्किट का काम करेगा। क्लियर। चलिए हम समझते हैं ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है। ट्यूनिंग सर्किट कुछ भी नहीं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर, सिंपल एक एलसी सर्किट होता है ना। कैपेसिटर को तो हम इंडक्टर को तो हम वेरिएबल नहीं बनाते हैं, पर कैपेसिटर क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्लियर। बचपन से हम पढ़ते आए हैं जब भी एक इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्लियर, इसको हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्लियर। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है देखते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ग्राफ का नाम है गेन। क्लियर, वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ना। तो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये रही वो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। तो FR पर गेन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और FR के अलावा गेन की वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर, FR पर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर गेन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और बची हुई दूसरी फ्रीक्वेंसीज पर गेन की वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर। अब मैं स्टेशन सुनना चाह रहा था 545 किलो हर्ट्ज। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर एक नॉब लगा था, उस नॉब को घुमाना शुरू करा, है ना। तो धीरे धीरे कैपेसिटर जो था वो वेरिएबल था, तो C वेरी होने लग गया और C वेरी होते होते एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मुझे रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 545 किलो हर्ट्ज मिल गई। क्लियर। जैसे जैसे मैं नॉब को रोटेट करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे एक C वेरिएबल होता गया, मेरा वेरिएबल C था तो C वेरी करता गया। एक ना एक पॉइंट आया जहाँ पर 545 मेरी क्या हो गई, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 545। और आप देख सकते हैं जैसे ही 545 रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हुई, हमारे ट्यूनिंग एम्पलीफायर ने क्या करा, इस फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा गेन के साथ में पास कर दिया, बची हुई सारी फ्रीक्वेंसीज को पूरा का पूरा अट्यूनिएट कर दिया। क्लियर। तो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज अट्यूनिएट हो गई और सिर्फ 545 किलो हर्ट्ज आगे पास हो गई। क्लियर। अब 545 किलो हर्ट्ज जब आगे पास हुई तो आगे उसको मिला डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर आप कोई सा भी डीमॉड्यूलेटर यूज कर सकते हैं, पर हमने जो डीमॉड्यूलेटर यूज करा है वो है एनवलप डिटेक्टर। क्लियर, एनवलप डिटेक्टर जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनवलप डिटेक्टर क्या करेगा, आपके जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है सिग्नल के, सिग्नल की सारी पीक वैल्यू को पकड़ के आपको आउटपुट पर दे देगा, कैपेसिटर के आउटपुट पे। क्लियर। तो डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट पर आपको मिलते हैं ऑडियो सिग्नल्स। क्लियर। ये ऑडियो सिग्नल आपके ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में जाएंगे और ऑडियो सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे। क्लियर। अब तक ये भी एम्पलीफायर है, ये भी एम्पलीफायर है, पर ये दोनों एम्पलीफायर बाय डिफॉल्ट वोल्टेज एम्पलीफायर हैं। क्लियर। या इन दोनों एम्पलीफायर में से कोई भी करंट एम्पलीफायर हमने पहले नहीं लगाया है। क्लियर। उसका रीजन ये है क्योंकि पावर होती है I²R। अगर इसके पहले कहीं करंट एम्पलीफायर लगा देता
तो पूरे सर्किट में आई आ जाता, तो I2R की वजह से पावर लॉस होते, हीट जनरेट होती। इस वजह से यहाँ तक हमने कहीं पर भी आपका करंट एम्पलीफायर नहीं लगाया। पर क्योंकि स्पीकर को ड्राइव करना है, इस वजह से आपको एक ना एक बार करंट को तो बूस्ट अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पीकर को ड्राइव करने के लिए चाहिए पावर। पावर होती है V/I। क्लियर? इस वजह से सबसे लास्ट स्टेज में आप लगाते हैं पावर एम्पलीफायर को। क्लियर? और यूजुअली ये होता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर विथ पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ा है तो आपको पता पड़ जाएगा क्लास बी एम्पलीफायर पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है अब आपके स्पीकर को ड्राइव कर देगा। क्लियर? इस तरीके से हमारी वर्किंग एग्जिस्ट करती है हमारे एक ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की। क्लियर? पर इतना आसान नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। क्लियर? अब उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। मैंने यहाँ तक तो बड़े आसानी से आपको बता दिया कि आपकी जो सिग्नल था वो सिग्नल कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूँगा RF एम्पलीफायर के बारे में। क्लियर? क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। चलिए, एक होता है आपका Q फैक्टर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? Q का होता है क्वालिटी फैक्टर, है ना। इंडक्टर और कैपेसिटर किसी ना किसी मटेरियल के बनते हैं, उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है Q। क्लियर? Q का फॉर्मूला होता है आपका रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। क्लियर? रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। Q की जो प्रैक्टिकल वैल्यू आप ला सकते हैं वो मैक्सिमम 85 जा सकती है, दैट्स इट। 85 से ज़्यादा आप Q नहीं प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करवा सकते। क्लियर? चलिए, अब मैं पॉइंट की बात पे आता हूँ कि अगर मैं मेरा जो AM स्टेशन है वो एग्जिस्ट करता है मेरा 550 किलो हर्ट्ज से लेके 540 से लेके 1650 किलो हर्ट्ज तक। क्लियर? चलिए, मैं अगर 540 किलो हर्ट्ज वाले चैनल को सुनना चाहता हूँ, चलो 545 किलो हर्ट्ज वाले चैनल को मैं सुनना चाहता हूँ, तो RF यानी कि यानी कि मेरी रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 545 किलो हर्ट्ज है। क्लियर? रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 545 किलो हर्ट्ज है। बैंडविड्थ AM के केस में बैंडविड्थ एग्जिस्ट करती है 10 किलो हर्ट्ज। क्लियर? बाय डिफॉल्ट हमको पता है AM के केस में बैंडविड्थ होती है 10 किलो हर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको Q मिला 54.5। क्लियर? ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। आपको Q मैक्सिमम 85 मिल सकता है, आपको Q मिल गया 54.5, दैट्स गुड। क्लियर? हम अचीव कर सकते हैं। पर अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मैं स्टेशन सुनना चाहता हूं 1600 किलो हर्ट्ज का। क्लियर? Q हो गया रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। क्लियर? सेकेंड केस में मैं स्टेशन सुनना चाह रहा हूं 1600 किलो हर्ट्ज का। क्लियर? तो अगर अब मैं Q की वैल्यू निकालूं तो 1600 किलो हर्ट्ज का अगर मैं चैनल सुनना चाहता हूं, बैंडविड्थ मुझे लेनी है 10 किलो हर्ट्ज की, तो आप देख सकते हैं Q मिल गया 160। क्या Q की वैल्यू 160 हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। Q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 85 तक एग्जिस्ट कर सकती है। पर आपको अगर 1600 किलो हर्ट्ज का सर चैनल सुनना है तो Q की वैल्यू होनी चाहिए 160। क्लियर? चलिए, इसका अब मैं बैड इफेक्ट बताता हूं कि इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है। क्लियर? Q आपके पास में 160 अवेलेबल था, आपको करना चाहिए था पर नहीं मिला। आपने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से Q की वैल्यू 100 कर ली। सर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, आप तो 85 बता रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे 100 कर ली। क्लियर? बहुत अच्छा करा आपने, Q की वैल्यू 100 करी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें वापस सर्किट को, Q हो गया आपका रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इधर जाएगी, Q नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ से अगर बैंडविड्थ निकालूँ, बैंडविड्थ इक्वल टू रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1600 किलो हर्ट्ज सुनना चाह रहे थे आप। क्लियर? और बैंडविड्थ आपने Q कितना निकाल दिया? Q निकाल दिया आपने 100, कैंसिल। तो बैंडविड्थ कितनी मिली आपको? बैंडविड्थ मिली आपको 16 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ मिल गई।
क्लियर। बेस्ट पॉसिबल केस में भी आपको Q इक्वल टू 100 रखने के बाद बैंडविड्थ कितनी मिली, 1600 किलोहर्ट्ज, बल्कि AM की बैंडविड्थ कितनी होती है, 10 किलोहर्ट्ज होती है। क्लियर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ये भी मैं ग्राफ के मीडियम से आपको बता देता हूँ। क्लियर। चलिए, इससे ये फर्क पड़ेगा कि अगर अब आप 1600 किलोहर्ट्ज का सिग्नल सुनने जाएंगे तो आपको बहुत वाइड एरिया मिलेगा बैंडविड्थ का। क्लियर। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा वाइड मिलेगी, इतनी बैंड, क्योंकि 16 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ आपको एग्जिस्टेंस में मिलेगी, बल्कि आपको चाहिए थे सिर्फ 10 किलोहर्ट्ज की। तो इस बैंडविड्थ में एक सिग्नल नहीं बल्कि 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। रिसीवर पर एक साथ 2 सिग्नल रिसीव होंगे और ट्यून्ड एम्पलीफायर उसको पास भी कर देगा और आगे आपको दोनों सिग्नल साथ में सुनाई देंगे। तो वो डिस्ट्रॉशन हो जाएगा, क्योंकि बैंडविड्थ तो चाहिए थी हमको 10 किलोहर्ट्ज की। क्लियर। और मिल रही है हमको 16 किलोहर्ट्ज की, है ना। इस प्रॉब्लम को जब एक से ज़्यादा सिग्नल जब हमारे रिसीवर पर आते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्रॉस टॉक। क्लियर। और एक और टेक्निकल नेम देते हैं हम इसको कि ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी की सिलेक्टिविटी पुअर है। क्लियर। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट दे सकता हूं, जैसे जैसे AM में आप हायर फ्रीक्वेंसीज पर जाते हैं, है ना, 545 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई। जैसे जैसे AM में आप हायर फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, आपके AM रिसीवर की सिलेक्टिविटी खराब होती जाती है, पुअर सिलेक्टिविटी होती जाती है, और आपका AM रिसीवर क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम से निकलता है। द प्रॉब्लम इज क्रॉस टॉक, मतलब 2 सिग्नल्स एक साथ क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। थैंक यू।